नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष विज्ञान में। आज हम बात करने वाले हैं पंचांग संबंधी विषय के ऊपर, अर्थात पंचांग में किन किन बालों का वर्णन किया गया है या पंचांग किसे कहते हैं, पंचांग में किन विषयों की जानकारी पंचांग के द्वारा हमको मिलती है। और ये एक बड़ा सरल विषय है और प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी लोगों के लिए जानना अति आवश्यक भी है। हमारे भारतीय संस्कृति में पंचांगों का प्रचलन वैदिक काल से ही है। पंचांग एक हमारा पारंपरिक हिंदू कैलेंडर, जिसको आप कह सकते हैं, समय की गणना के लिए ज्योतिषीय सिद्धांतों का उपयोग करता है, अर्थात ज्योतिषी सिद्धांतों के ऊपर इस पंचांग की रचना होती है, पंचांग को बनाया जाता है। इसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 अंग इस पंचांग के होते हैं, इसलिए इसको पंचांग भी कहा जाता है। पंचानाम अंगानाम समाहारः पंचांगम, अर्थात पंचांग के माध्यम से हम तिथि, वार, नक्षत्र, योग तथा करण, इन 5 विषयों का समायोजित ज्ञान प्राप्त करते हैं। पंचांग से हमें इन 5 चीज़ों का समायोजित ज्ञान प्राप्त होता है। पंचांग के द्वारा ही विविध प्रकार के मुहूर्तों को हम निकालते हैं, पर्व त्योहारों का निर्णय लेते हैं। ज्योतिषी गणना द्वारा सूर्य तथा चंद्र ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं का ज्ञान भी पंचांग के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। ग्रहों की गति, राशि परिवर्तन, इन सब विषयों का ज्ञान भी पंचांग के माध्यम से ही हम प्राप्त करते हैं। बच्चे के जन्म समय उसके जन्म नक्षत्र का निर्धारण या उसकी जन्म पत्रिका का निर्माण, ग्रह किस प्रकार उसके जीवन को असर करने वाले हैं, उसके भविष्य का ज्ञान हमको पंचांग की सहायता से ही मिलता है। ये हमारा जो पंचांग है, ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, कई जगह इसको युगादि या उगाड़ी के नाम से भी हम जानते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन इस पंचांग का आरंभ होता है। नया विक्रम संवत अर्थात हिंदू नववर्ष का आगमन इस पंचांग के प्रारंभ से ही होता है। प्रत्येक वर्ष नया संवत्सर गणित के द्वारा निकाला जाता है और पूरे वर्ष भर धार्मिक कृतियों में संकल्प में उपयोग होने वाला, संकल्प में उच्चारण किया जाने वाला संवत्सर भी इसी पंचांग के द्वारा हमको प्राप्त होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन जो वार आता है, उस वार को उस वर्ष का राजा कह दिया जाता है, उस वर्ष का राजा होता है। और मेष संक्रांति को जो वार आता है, वह ग्रह, उस वार का स्वामी कहें या ग्रह कहें, उस वर्ष में मंत्री पद उसके पास होता है। इस प्रकार इस पंचांग के द्वारा हम पूरे वर्ष भर अनेक प्रकार के ज्योतिषीय गणनाओं का, मुहूर्तों का और जन्म पत्रिका, बालकों के जन्म के बाद उनके नक्षत्र आदि का अनेक प्रकार का ज्ञान पंचांग के द्वारा प्राप्त करते हैं। और पंचांग के बिना हमारा सनातन धर्म अधूरा ही है। जब पंचांग जिस व्यक्ति को देखना आता है, पंचांग की जानकारी जिसको है, वह अपने आप में एक पूर्ण व्यक्ति है या पूर्ण ब्राह्मण या पंडित जिसको हम कहते हैं। उसको तो पंचांग देखना आना ही चाहिए, ताकि समाज में और अन्य व्यक्तियों को भी इस पंचांग की जानकारी दे सके। और मैंने कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से कि पंचांग की थोड़ा बहुत जानकारी आप सब तक पहुँचे। उसके लिए मैंने इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। तो यह आपके सामने है विक्रम संवत 2082 चैत्र शुक्ल पक्ष का पंचांग है। विक्रम संवत 2082 और साक या साके जिसको कहते हैं 1947। इसी प्रकार ईस्वी सन 2025 30 मार्च से 12 अप्रैल तक ये पक्ष आपके सम्मुख है। और इस पक्ष में सूर्य उत्तरायण होंगे, अर्थात मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हुए तो ये उत्तरायण
का ही समय चल रहा है, तो पंचांग के ऊपर लिखा रहता है, हर पेज पर लिखा मिलेगा सूर्य उत्तरायण है, दक्षिणायन है। ऐसे ही सबसे पहले आपको ये देखना है कौन से पक्ष का ही पंचांग है, तो चैत्र शुक्ल पक्ष का पंचांग है। और विक्रम संवत तो पूरे वर्ष भर 2082 ही रहेगा। और उसके बाद अगर हम नीचे देखते हैं उसके बाद, तो सबसे पहले तिथि, जैसे आप पहले सुन भी रहे थे कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, ये 5 चीज इस पंचांग में देखी जाती है विशेष करके। और तिथियों में जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ऐसे शुक्ल पक्ष की 15 तिथियां प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक, और ऐसे ही कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां। अब अगले पेज में चैत्र कृष्ण पक्ष आ जाएगा, तो उसमें कृष्ण पक्ष की 15 तिथियां, यहाँ से फिर वही प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, और आखिरी में अमावस्या आ जाएगी। 30 का अंक लिखा रहेगा, वहाँ अमावस्या आ जाएगी। ये तो तिथियों के नाम हो गए प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक। और इन तिथियों के साथ बार दिया जाता है। ज़्यादातर पंचांगों में, अपने आपके क्षेत्रीय पंचांग आप देख लीजिए या राष्ट्रीय पंचांग, जो भी पंचांग आप देखते हैं उनमें लिखने का क्रम लगभग ऐसा ही रहता है सब में। यहाँ बार लिखे रहेंगे, रविवार, सोमवार, फिर यहाँ तिथि क्षय हो गई इसलिए दोबारा सोमवार लिख दिया, उसको मैं आगे बताऊंगा आपको अभी। फिर मंगलवार, उसके बाद बुधवार, गुरु, शुक्र, शनि, ऐसे सब बारों के नाम लिख दिए जाते हैं। अब इसके आगे लिखिए घड़ी और पल, अर्थात ये प्रतिपदा तिथि रविवार के दिन 16 घड़ी 8 पल तक रहेगी। ये तिथियों का समाप्ति काल होता है। सूर्योदय से लेकर के बार प्रारंभ होता है। तिथियों को प्रारंभ होने का कोई ऐसा समय निश्चित नहीं होता, तो ज्योतिषी गणना के द्वारा तिथि का प्रारंभ समय निकाला जाता है। लेकिन जो पंचांग में लिखा रहता है, जैसे प्रतिपदा तिथि, आप बार को प्रमुख लेके चलिए। रविवार के दिन प्रतिपदा तिथि रविवार के दिन 16 घड़ी 8 पल तक रहेगी। उसके बाद आगे लिखा है नक्षत्र, रेवती नक्षत्र, घड़ी, पल, अर्थात प्रतिपदा के दिन, रविवार के दिन, तिथि तो ये हो गई। रविवार के दिन आप नक्षत्र अगर समझेंगे तो रविवार के दिन रेवती नक्षत्र 25 घड़ी 30 पल तक रहेगा। ऐसे योग, ऐन्द्र योग, रविवार के दिन ऐन्द्र योग 28 घड़ी 48 पल रहेगा। और रविवार के दिन बवकरण 16 घड़ी 8 पल तक रहेगा। अर्थात तिथियों के साथ ही करण का संबंध रहता है। तिथि के आदि मान करण के मान होते हैं, उसको फिर आगे कभी और ज़्यादा विस्तार से हम समझेंगे। अभी पंचांग देखने का तरीके पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले तिथियों को आपने देख लिया है। प्रतिपदा तिथि रविवार को 16 घड़ी 8 पल तक, द्वितीया तिथि, उसके बाद 16 घड़ी 8 पल से द्वितीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और वो द्वितीया तिथि अगले दिन सोमवार को 7 घड़ी 5 पल तक रहेगी। अर्थात ये तिथि घट रही है, इसको हम घटते क्रम में बोलेंगे। उसके बाद द्वितीया तिथि तो 7 घड़ी 5 मिनट में संपन्न हो गई, तृतीया तिथि प्रारंभ हो गई। कब? सोमवार के दिन ही 7 घड़ी 5 पल के बाद तृतीया तिथि प्रारंभ हो गई, और वो तिथि रहेगी सोमवार के दिन रात को 58 घड़ी 23 पल तक। 60 घड़ी के रात दिन होते हैं, और उस 60 घड़ी में 1 घड़ी 37 पल पहले ही ये तिथि सूर्योदय से पहले खत्म हो गई। अर्थात तृतीया तिथि सोमवार के दिन सूर्योदय के समय नहीं थी, द्वितीया तिथि थी। और तृतीया तिथि यहाँ से शुरू हुई, सूर्योदय के बाद 7 घड़ी से शुरू हुई, तो रात को 58 घड़ी 23 पल तक, अर्थात सूर्योदय से पहले ही ये समाप्त हो गई। तो द्वितीया तिथि सूर्योदय के समय थी। अगले दिन मंगलवार को सूर्योदय के समय तृतीया तिथि नहीं थी, बल्कि चतुर्थी तिथि लग गई, तो इसको बोलते हैं तिथि का क्षय। ये तिथि क्षय दिखाया है, इस प्रकार से क्षय दिखाने का तरीका है। तृतीया तिथि किसी भी दिन सूर्योदय के समय उपलब्ध नहीं थी, इसलिए इस तिथि को हम क्षय मान लेते हैं। तृतीया तिथि क्षय कही जाएगी। 7 घटी के बाद शुरू हुई, रात में ही समाप्त हो गई। यहाँ सूर्योदय के बाद प्रारंभ हुई, उसी दिन रात को खत्म होगी, तो मंगलवार सूर्योदय से पहले ही समाप्त होगा। तो इस कारण तृतीया तिथि का क्षय। ऐसे नक्षत्र, करण, क्षमा चाहता हूँ, योग और कर्ण आदि का भी समाप्ति काल, उनका क्षय आदि देखा जाता है। आप अभ्यास से समझ जाएंगे। अब मंगलवार के दिन सूर्योदय के समय तृतीया तिथि नहीं थी, चतुर्थी तिथि लग गई। 58 घड़ी से ही चतुर्थी तिथि लग गई, तो चतुर्थी तिथि 58 घड़ी रात से ही प्रारंभ हो गई थी। सूर्योदय से कुछ देर पहले ही प्रारंभ हो गई, 1 घड़ी 37 मिनट पर। और मंगलवार के दिन दिन भर रही। मंगलवार को रात को 50 घड़ी 30 पल तक
चतुर्तिथि रहेगी। उसके बाद 50 घड़ी 30 पल में चतुर्थी समाप्त हो जाएगी, पंचमी शुरू हो जाएगी। बुधवार के दिन 43 घड़ी 48 पल तक पंचमी तिथि रहेगी। यहाँ एक चीज मैं बताना सही समझूंगा, उचित समझूंगा कि हमारे ज्योतिषी गणना में या सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में वार का प्रारंभ सूर्योदय से माना जाता है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। सूर्योदय के समय वार प्रारंभ होता है, अगले दिन सूर्योदय तक वही वार रहता है। तो इसलिए हमने ज्योतिष में, पंचांग में सबसे पहले वार को साथ लेकर चलना है। आप कभी भी पंचांग देखते हैं तो इसको इस प्रकार देखें कि प्रतिपदा तिथि रविवार को, रविवार पक्का साथ में लेना है आपने। 16 घड़ी 8 पल तक इस प्रतिपदा तिथि का समाप्ति काल रहेगा। ऐसे और तिथियों का भी जब आप विचार करते हैं तो इसी प्रकार वार को साथ लेकर के ही आपने चलना है। अर्थात सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक 60 घड़ी, जिसको अहोरात्र भी कहा जाता है, अहोरात्र का मान 60 घड़ी का होता है। उसी हिसाब से इन तिथियों का मान घटता बढ़ता रहता है। अब ऐसे ही बात करते हैं नक्षत्र की, तो रविवार के दिन रेवती नक्षत्र 25 घड़ी 30 पल तक था, यानी 30 पल तक समाप्त हो जाएगा। रेवती नक्षत्र 25 घड़ी 30 पल पर समाप्त हो जाएगा। जिस बच्चे का जन्म रविवार के दिन 25 घड़ी 30 पल तक है तो उसको रेवती नक्षत्र ही, उसका जन्म रेवती नक्षत्र में कहा जाएगा। ऐसे ही 25 घड़ी 30 पल के बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा, जो 18 घड़ी 28 पल पर समाप्त होगा। फिर मंगलवार के दिन भरणी नक्षत्र सोमवार को ही प्रारंभ हो गया था, मंगलवार के दिन 11 घड़ी 55 पल पर समाप्त होगा। और अगले बुधवार के दिन भरणी कृत्तिका नक्षत्र है, पिछले दिन 11 घड़ी 55 पल पर प्रारंभ हो गया और बुधवार के दिन कृत्तिका नक्षत्र 6 घड़ी 18 पल तक रहेगा। इन नक्षत्रों के घटी पल के आधार पर ही यहाँ पर राशि का, नक्षत्र चंद्रमा का राशि प्रवेश लिखा गया है। इसको हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं योग की। ये योग भी 2 तरह के होते हैं, एक विषकुंभादि योग, विषकुंभ आदि, और दूसरा आनंदादि योग कहे जाते हैं। विषकुंभादि योग पंचांग में लगाए जाते हैं। तो विषकुंभ प्रीति आयुष्मान सौभाग्य शोभना अतिगंड सुकर्मा धृति शूल गंडा वृद्धि, इस प्रकार योग होते हैं। तो उनमें से रविवार के दिन ऐन्द्र योग 28 घड़ी 48 पल तक है। उसके बाद सोमवार के दिन वैधृति योग 18 घड़ी 30 पल तक रहेगा। यानी कि वैधृति योग रविवार के दिन 28 घड़ी 48 पल अर्थात ऐन्द्र योग समाप्त होते ही ये योग प्रारंभ हो गया और 18 घड़ी 30 पल पर समाप्त होगा। ऐसे ही मंगलवार के दिन विषकुंभ योग है, 8 घड़ी 38 पल पर समाप्त होगा और प्रारंभ कब हुआ था? सोमवार के दिन 18 घड़ी 30 पल पर। अब यहाँ पर एक और नई चीज आपको देखने को मिली होगी, विषकुंभ और प्रीत योग एक ही कॉलम में लिख दिया गया, अर्थात एक ही बार के सामने 2 योग लिखे हैं। तो इसको अब आपको समझना है कि विषकुंभ योग सोमवार के दिन 18 घड़ी 30 पल पर प्रारंभ हो गया था और मंगलवार के दिन 8 घड़ी 38 पल तक है। अर्थात मंगलवार के दिन विषकुंभ योग 8 घड़ी 38 पल पर है, उसके बाद प्रीति योग लग जाएगा 8 घड़ी 38 पल के बाद। और प्रीति योग अगले दिन सूर्योदय से पहले ही समाप्त होगा, केवल उसकी 59 घड़ी 25 पल तक ही प्रीति योग का मान है। अर्थात 60 घड़ी के बाद ही सूर्योदय होगा, लगभग 35 पला पहले सूर्योदय से प्रीति योग समाप्त हो गया। कब? मंगलवार की रात को। बुधवार के सूर्योदय तक प्रीति योग पहुंचा ही नहीं मंगलवार के सुबह सूर्योदय के समय था, नहीं बुधवार के सुबह सूर्योदय के समय प्रीति योग वहां तक पहुंचा। मंगलवार के दिन 8 घड़ी 38 पल पर प्रीति योग प्रारंभ हुआ, उस दिन भर रहा, रात भर रहा, रात के आखिरी चरणों में 35 पल पहले समाप्त हो गया, अर्थात सूर्योदय तक नहीं पहुंचा। अगले दिन बुधवार के सूर्योदय तक नहीं पहुंचा और बुधवार के सूर्योदय के समय आयुष्मान योग लग गया था। 59 घड़ी 25 पल पर आयुष्मान योग प्रारंभ हो गया, इसलिए बुधवार के दिन हम आयुष्मान योग लिखेंगे और 51 घड़ी 18 पल तक ही आयुष्मान योग रहेगा। यहाँ पर जिस प्रकार तिथि के लिए अलग पंक्ति दे दी गई थी, ऐसे ही प्रीति योग भी यहाँ पर क्षय कह सकते हैं, या प्रीति योग सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद शुरू हुआ मंगलवार के दिन, अगले दिन सूर्योदय तक पहुंचा नहीं, इसलिए प्रीति योग का क्षय
हो गया है। लिखने का तरीका यहाँ इस प्रकार था, लेकिन यहाँ इस प्रकार लिख दिया जाता है। ऐसे ही सभी तिथि, नक्षत्र, योग, करण आदि का आपको समझना है, योग का। अब आगे करण की बात करते हैं। तो करण जो है, रविवार के दिन बब करण 16 घड़ी 8 पल तक है, अर्थात जब तक प्रतिपदा तिथि थी 16 घड़ी 8 पल तक, तब तक बब करण था। उसके बाद अगला किसी किसी पंचांग वो भी दिया रहता है, बालव करण कब तक था इसमें नहीं दिया इस पंचांग में, यानी बब के बाद बालव करण शुरू हो जाएगा और बालव करण 16 घड़ी 8 पल के बाद रहेगा और बालव करण 7 घड़ी 5 पल पर समाप्त हो गया। उसके बाद कौलव करण शुरू हो गया। बब करण 16 घड़ी 8 पल तक इस नक्षत्र के समाप्त होते ही, क्षमा चाहता हूँ, समाप्त होते ही समाप्त हो गया और उसके बाद बालव करण लग गया। वो बालव करण इस प्रतिपदा तिथि के अगले चरण में द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी 16 घड़ी 8 पल के बाद, तो उस जगह बालव करण होगा। उसके बाद सोमवार के दिन 7 घड़ी 5 पल तक द्वितीय तिथि है, तो कौलव कर्ण 7 घड़ी 5 पल तक ही रहेगा। उसके बाद तैतिल कर्ण लग जाएगा। बब, बालव, कौलव, तैतिल, गर कर्ण भी उसके पहले इस 58 घड़ी 23 पल से पहले संपन्न हो गया। उसके बाद वणिज कर्ण लग गया और वो 24 घड़ी 48 पल तक, और उसके बाद विष्टिकरण लगेगा बब के बाद, और वो अगले दिन 17 घड़ी 9 पल पर समाप्त हो जाएगा। कौन सा? बबकरण। तो इस प्रकार थोड़ा इसको समझने के लिए आपको तिथियों का मान समझना जरूरी है, और तिथियों के मान का ठीक आधा इन करणों का मान होता है। फिर कभी आगे समय मिले तो उनका विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आज के लिए आप इतना समझ गए होंगे कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इन 5 चीज़ों का समायोजित ज्ञान ही पंचांग के नाम से जाना जाता है। इन 5 चीज़ों का विशेष जानकारी हमको पंचांग के माध्यम से प्राप्त होती है। इसके बाद आगे पंचांग में एक पंक्ति लिखी हुई है मार्च, अर्थात मार्च महीने का 30 तारीख 31 तारीख यहाँ संपन्न हो गए। फिर आगे अप्रैल महीना शुरू हो गया, अप्रैल की 1-2 तारीख तक का ही पंचांग है। फिर आगे अप्रैल 2, 3, 4, 5 चलते जाएगा। ऐसे ही प्रविष्टे अर्थात सूर्य संक्रांति से जो प्रविष्टे प्रारंभ होते हैं, गते कहीं कहा जाता है इनको, या सौर मास के दिनों की गणना करने का तरीका है। तो प्रविष्टे ये चैत्र मास की 17 प्रविष्टे, 18 प्रविष्टे, 19 प्रविष्टे, 20 प्रविष्टे, या 20 गते भी इसको कहा जाता है। गत दिन हो गए, इतने दिन बीत गए हैं, इसलिए इनको सौर मास के लिए गणना की जाती है। उसके बाद पंचांग में और भी मास के नाम दिए जाते हैं। किन पंचांगों में ये साग सन के हिसाब से भी महीना दिया जाता है और अन्य महीनों के नाम भी दिए जाते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए चंद्र राशि प्रवेश का वर्णन भी थोड़ा हम समझते हैं इस बात को। और रेवती नक्षत्र 25 घड़ी 30 पल पर संपन्न हुआ, तो उसके बाद यहाँ पर मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश हुआ। क्योंकि रेवती के आखिरी चरण तक मीन राशि में चंद्रमा रहता है, आपने पढ़ा होगा। रेवती के 4 चरण अगर पीछे और देखते हैं तो उत्तराभाद्रा, रेवती से पहले उत्तराभाद्रा नक्षत्र के 4 चरण और पूर्वभाद्रा का 1 चरण, पूर्वभाद्रा का 1 चरण, उत्तराभाद्रा के 4 चरण हो गए 5, और रेवती के भी 4 चरण, तो 9 चरणों की एक राशि बनती है। इस प्रकार उत्तराभाद्रा का 4था चरण, पूर्वभाद्रा का 4था चरण, उत्तराभाद्रा के 4 चरण, रेवती के 4 चरण मिलकर के मीन राशि हुई। जैसे ही ये रेवती नक्षत्र संपन्न हो गया, समाप्त हो गया और अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो गया, तो अश्विनी नक्षत्र के प्रारंभ होते ही 25 घड़ी 30 पल पर मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश कर गया। अब जिस बालक का जन्म रविवार के दिन रेवती नक्षत्र में हुआ है, अर्थात उसका इष्टकाल 25 घड़ी 30 पल से कम है, तो उसकी मीन राशि होगी, रेवती नक्षत्र होगा। इष्टकाल, इससे पिछले वीडियो में मैंने इष्टकाल के बारे में बात की है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं इष्टकाल किस प्रकार निकालना है। और उस इष्टकाल के माध्यम से हम इन नक्षत्रों का समाप्ति काल और चंद्र राशि का प्रवेश जान सकते हैं। तब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि मीन राशि के समाप्त होते मेघ राशि प्रवेश हो गई, अश्विनी नक्षत्र के लगते ही मेघ राशि प्रारंभ हो गई। तो 25 घड़ी 30 पल से कब रविवार के दिन चंद्रमा मेष राशि में चला गया। अगले दिन
सोमवार के दिन भी मेष राशि में ही रहेगा। मंगलवार के दिन जाएगा वृष राशि में। कब? जब अश्विनी भरणी कृत्तिका नाम पादो मेघ, अश्विनी के 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण जब यहाँ समाप्त हो जाएगा तब चंद्रमा वृष राशि में जाएगा। अर्थात 9 चरणों की एक राशि बनती है, 4 चरण अश्विनी के, 4 चरण भरणी के और 1 कृत्तिका का। इन 9 चरणों को संपन्न होने में इतना समय लग गया, कितना, लगभग 2.25 दिन लग जाता है एक राशि से दूसरी राशि में चंद्रमा के प्रवेश करने में। तो यहाँ वृष में चंद्रमा जाएगा मंगलवार के दिन 25:23 पर और अगले दिन बुधवार के दिन वृष राशि में रहेगा। तो इस प्रकार पंचांकीय संक्षिप्त जानकारी आपके सम्मुख थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है पंचांग की सरल जानकारी आपकी समझ में आई होगी और इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा पंचांग देखने में, समझने में। और धन्यवाद आप सभी का।